लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो तू डाल डाल में पात पात, यानी कि एनटीए की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से जब ये कोशिश होती है कि फुल प्रूफ बनाया जाए, लीक प्रूफ बनाया जाए, तो किस तरीके से जो अपराधी हैं वो एक नया तरीका इजाद कर लेते हैं। अब सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क ये खुला है। नागौर के एक लड़के ने दावा किया कि 28 लाख रुपए में यह पेपर खरीदा था। बाद में यही पेपर कहीं 10 लाख, कहीं 8 लाख से लेकर बाद में 30,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक में बेचा जाता रहा। यह सारी जानकारी राजस्थान एसओजी के दावों पर आधारित है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि एक शख्स को पेपर मिला तो वो आगे फिर पेपर बांटकर पैसा बटोरता गया। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों का सबसे ज्यादा फोकस अब सीकर और जयपुर पर है। सीकर को पेपर लीक नेटवर्क का नया अड्डा बनने की आशंका जताई जा रही है। कोटा के बाद सीकर तेजी से देश के बड़े कोचिंग हब के रूप में उभरा है। कोटा में एडमिशन घटने के बाद राजस्थान में बड़ी संख्या में छात्र सीकर की ओर आए, जिससे यहां कोचिंग कारोबार तेजी से बढ़ा। तो क्या कोचिंग नेटवर्क भी इस पेपर लीक में शामिल रहते हैं? ये बच्चे साल में दिवाली के अलावा इनको छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, तो इन्हें कोई शादियां छोड़ी होती, बहुत सारी चीज़ें होती, तो उन सबको छोड़ के अब ये वापस से उनकी कुछ प्लानिंग थी, वापस से अब लेके यहाँ आना पड़ेगा उनको और पढ़ना पड़ेगा, वापस से लगना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे, वापस से उसी माहौल में आना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग होता है। ये कितना स्ट्रेसफुल होता है फेज ये वाला? बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि 14-15 घंटे की पढ़ाई आप किसी एक काम को कंटिन्यू करके ख़त्म कर चुके हो और आपको पता पड़ेगा मुझे फिर से लगना है, वो भी विदाउट प्री प्लानिंग के साथ, तो एकदम से सबके लिए स्ट्रेसफुल होता है। और ये करना मजबूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन है, आप नहीं करेंगे तो दूसरा बच्चा जो करेगा फिर वो आगे निकल जाएगा। बच्चों को बोलना चाहता हूँ, आज मुझसे खड़े करें वो कि जो हुआ है उसका इलाज तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये शाश्वत सत्य की एग्जामिनेशन दोबारा होगा। कौन इसके लिए क्राइम करा था, कौन इसके लिए दोषी था, इसके लिए सरकार ने सबसे उच्चतम जो हमारी व्यवस्था है सीबीआई उसको जांच में के लिए दे दी है। उनसे बेहतर तो हम नहीं कर सकते, तो उसमें समय खराब क्यों करें? हमारा कर्तव्य है इस समय इमरजेंसी में पेशेंट को समझकर इस लड़ाई को दोबारा लड़ना है। मनस्थिति अच्छी रखनी है, मनस्थिति अच्छी रख लोगे तो अच्छे डॉक्टर वैसे ही तुम बन जाओगे।